Okay, Uzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Lecture number 10, second year course, which is basically the application of Gauss's law. Gauss's law को last lecture में हम discuss कर चुके थे, ठीक है, और उसमें जो important points है वो भी हम discuss कर चुके थे कि the total flux through a Gaussian closed surface is equal to 1 divided by epsilon naught times the total charge enclosed, ठीक है, और फिर उसके सारा डिस्कशन भी मैंने लेक्चर नंबर 9 में किया था, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ Gauss's लॉ, ठीक है। 3-4 एप्लीकेशंस आपके बुक में दिए गए हैं। Gauss's लॉ की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द कूलम्स लॉ। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए भी, किसी भी किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए आप Gauss's लॉ इस्तेमाल करके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसके एप्लीकेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आपके पास जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है, और अगर लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो तो फिर उसके लिए आप हर एक चार्ज को पॉइंट चार्ज कंसिडर करके, ठीक है, आप कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करके फोर्स मालूम करेंगे और फिर उसको आप ऐड करेंगे, अब ठीक है, उसके बाद फिर जाकर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। लेकिन Gauss's लॉ में जो है आप सिर्फ गॉसियन सरफेस को ड्रा करें। मैंने कल लेक्चर में आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस आप किस तरह बनाएंगे, आपकी मर्जी है, जिस तरह आप बनाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, आप बना सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था, कोशिश करें जिस किस्म का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो, अगर उसी शेप का आप गॉसियन सरफेस बना लें तो प्रॉब्लम सोल्यूशन इंतहाई आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखिए कि जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहते हैं तो आप गॉसियन सरफेस को इस तरह खींचेंगे कि वो पॉइंट जिस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना है वो पॉइंट उसी गॉसियन सरफेस पे आ जाए। इस तरह आपने जो है गॉसियन सरफेस को खींचना होगा, ठीक है। अब फर्स्ट एप्लीकेशन है Gauss's लॉ का, E is equal to 0 inside a charged conductor. E is equal to 0 inside a charged conductor, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखें। तो E is equal to 0 inside a charged conductor which is basically known as electrostatic equilibrium। अच्छा देखिए, Gauss's लॉ से पहले हमें ये पता था कि अगर आपके पास कोई चार्ज कंडक्टर हो, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड था कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो होते हैं वो 0 होता है, किसी भी शेप का चार्ज कंडक्टर हो। लेकिन इसका थ्योरेटिकल रीजन क्या है, ठीक है, और क्यों, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका जवाब हमारे पास नहीं था, ठीक है। Gauss's लॉ जब आया तो गॉसियन लॉ को इस्तेमाल करके बहुत आसानी से इस चीज के बारे में Gauss ने हमें बताया थ्योरेटिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर क्यों 0 है। इससे पहले थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं था। हाँ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, ठीक है, कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो किसी भी शेप का, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 था। लेकिन क्यों, उसका थ्योरी क्या है, उसका जवाब हमारे पास नहीं था। तो Gauss ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस चीज को एक्सप्लेन किया कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई चार्ज कंडक्टर हो किसी भी शेप का, मैंने आसानी के लिए स्फेरिकल शेप बना लिया, कोई भी शेप हो, ठीक है, कंडक्टर का, अगर उस पे आप एक्स्ट्रा चार्जेस को स्प्रे करें या प्रोड्यूस करें, फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टर हो, मैं अगर सपोज करूं, लेट सपोज ये कोई कंडक्टर है और उस पे मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस स्प्रे किए, ठीक है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, कंडक्शन स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कब तक होगा, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तब तक होगा जब तक उस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 ना बन जाए, तब तक ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा। अब देखिए, आपने कंडक्टर को भी आप लोग जानते हैं, इंसुलेटर को भी आप जानते हैं। इंसुलेटर में चार्जेस कंडक्शन नहीं कर सकते,
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन ये आपके पास इंसुलेटर के लिए नहीं होगा, दिस इज ओनली फॉर द कंडक्टर। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ कंडक्टर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी कंडक्टर हो किसी भी शेप का, अगर उस पे आप एक्स्ट्रा चार्जेस को प्रोड्यूस कर जाए या स्प्रे कर जाए या स्प्रिंकल कर जाए, so the extra charges will redistribute on the outer surface of a conductor। कब तक ये redistribution होगा? Unless electrostatic equilibrium established। जब तक electrostatic equilibrium established ना हो जाए। और electrostatic equilibrium का मतलब क्या होता है? E is equal to 0 inside a charged conductor, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं excess charges on a conductor distributed evenly और यूनिफॉर्मली ऑन आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। दो वर्ड्स यहां पर मैंने लिखे हैं, एक इवनली और एक यूनिफॉर्मली, ठीक है। गासेस ने बाकायदा इसको मैथमेटिकली प्रूव किया था, ठीक है, जो कि आम गासेस लॉ को इस्तेमाल करके हम प्रूव करते हैं, ठीक है। उसने ये कहा कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस हम स्प्रे करते या प्रोड्यूस करते ऑन अ कंडक्टर, दे डिस्ट्रीब्यूट देयर सेल्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। ये आउटर सरफेस पे इवनली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब क्यों इवनली, ठीक है, यूनिफॉर्मली मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूं। चार्ज डेंसिटी में मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि यूनिट एरिया पे या यूनिट वॉल्यूम पे या यूनिट लेंथ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस वो कांस्टेंट हो, वो क्या हो? कांस्टेंट हो। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। क्या मतलब है? मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि लेट्स सपोज ये रूम है और इस रूम में 3 डायमेंशनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं यहां पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम देखना चाहता हूं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में चार्जेस देखना चाहता हूं, तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर हर जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम हो तो फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो आउटर सरफेस पे, ठीक है, यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। ये इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये चार्जेस इस चार्ज की फील्ड लाइंस को रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेंगे, ठीक है। आप देखिए इवनली भी मैंने लिखा है, इसका पेयर ये है, इसका पेयर ये है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, सो दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आप फील्ड लाइंस को देख सकते हैं वो बाहर चले जाएंगे और इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 को कोई फील्ड लाइन इसके इनसाइड नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है। अगर मैं यहां पर लूं, लेट्स सपोज ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसका पेयर यहां पर नहीं है, तो फिर इसका फील्ड लाइन इसमें इंटर हो सकता है, ठीक है। इसके फील्ड लाइंस जो है वो इसमें इंटर हो सकते हैं, इस तरह बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं। फिर इस कंडीशन में ई नॉन जीरो होगा। अब यहां पर अगर मैं लूं ऑड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपके पास क्या है? इस पे आपके पास इवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर आपके पास इवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए अगर पेयर्स है तो कोई सिंगल फील्ड लाइन इसके इनसाइड नहीं जाएगा, सारे फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू रिपल्शन। अगर चार्ज डेंसिटी सेम है फिर भी ये सिचुएशन आएगा, अगर चार्जेस इवन हो फिर भी ये सिचुएशन आएगा। लेकिन अगर चार्जेस ऑड हो, अगर चार्जेस ऑड हो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो, तो फिर आपके पास E इज इक्वल टू 0 इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर किसी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो दो पॉसिबिलिटीज के बेस पे 0 हो सकते हैं। एक तो अगर चार्जेस इवनली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करे ऑन द आउटर सरफेस, और दूसरा अगर चार्ज डेंसिटी आपके पास यूनिफॉर्म हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यूनिफॉर्म हो, तो फिर इस कंडीशन पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इट विल बी 0 इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। सो दैट इज बेसिकली द फर्स्ट एप्लीकेशन। यहां पर नीचे मैंने लिखा है लास्ट सेंटेंस में, नो सिंगल चार्ज विल लाई इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। याद रखिए, चूंकि एक्सपेरिमेंटली भी हमने वेरीफाई किया है
और थ्योरेटिकली भी हमें पता है, ठीक है। तो याद रखें, हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर, ठीक है। और थ्योरेटिकल गॉसेस लॉ की थ्योरी से भी हमें यही पता चल गया है कि E इज इक्वल टू 0, लेकिन कब? अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इवन हो या यूनिफॉर्म हो, ठीक है, तब। तो इसका एक मतलब यह बनता है कि कोई सिंगल चार्ज इनसाइड ऑफ अ चार्ज कंडक्टर नहीं जाएगा। आप अगर एक्स्ट्रा चार्जेस को प्रोड्यूस कर जाए, एक्स्ट्रा चार्जेस को अगर आप प्रोड्यूस कर जाए, वो हमेशा आउटर सरफेस पे जाएंगे, इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो 0 होगा। और याद रखिए, किसी भी इंटरनल पॉइंट पे चार्ज कंडक्टर का और सरफेस पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर विल बी ऑलवेज 0, ठीक है। हमेशा आपके पास क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। ये बात याद रखें। और इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड गॉसेस ने किस तरह दिया, उसने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया कि अगर ये आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है और हमने इस पे एक्स्ट्रा चार्जेस प्रोड्यूस कर लिए, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए, मैं अगर इसके इनसाइड एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करूं, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैंने E को मालूम करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं चार्जेस तो बाहर है, ठीक है। अगर चार्जेस बाहर है, चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास गॉसियन सरफेस है या गॉसियन स्फीयर है, ठीक है। ये आपके पास चार्ज कंडक्टर है, दिस इज अ चार्ज कंडक्टर। तो आपको नजर आ रहा है कि ये गॉसियन सरफेस जो है या स्फीयर जो है, ये कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा। तो अगर चार्ज इनक्लोज्ड 0 है, सो फ्लक्स आपके पास जो होगा इट विल बी 0, और अगर फ्लक्स 0 होगा तो EA विल बी इक्वल टू 0। अगर EA 0 है तो देखिए, हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रा किया हुआ है, हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रा किया हुआ है, तो इसका एरिया तो आपके पास 0 नहीं हो सकता, एरिया आपके पास 0 नहीं हो सकता। सो E विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो ये वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी उसने दिया और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी उसने कर लिया। तो याद रखिए, कंक्लूजन ये है, कंसेप्ट ये है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, किसी भी शेप का हो, ठीक है, अगर उस पे आप एक्स्ट्रा चार्जेस को प्रोड्यूस कर जाए, तो उस चार्ज कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। और क्यों 0 होगा? बिकॉज द चार्जेस विल बी यूनिफॉर्मली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो EA इज इक्वल टू 0, A इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब आपके पास ये बन गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0। तो ये वो उसने मैथमेटिकल भी एक्सप्लेनेशन कर लिया। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने ये पॉइंट लिखा था कि सरफेस पे और किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास है वो 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहता हूं, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक पॉइंट है जो कि R डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस चार्ज कंडक्टर। ये आपके पास चार्ज कंडक्टर है और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट P ले रहा हूं जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने मालूम करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। मैं एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। ये आपके पास गॉसियन जो है सरफेस आ गया है, ठीक है। ये आपके पास गॉसियन सरफेस आ गया है। तो देखिए, अगर ये आपके पास गॉसियन सरफेस है, दिस इज अ गॉसियन स्फीयर या क्लोज्ड सरफेस, तो आप ये देख सकते हैं ये चार्ज कंडक्टर इसके इनसाइड लाई कर रहे हैं। तो इस पे तो चार्ज इनक्लोज नॉन जीरो है। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि चार्ज इनक्लोज्ड आपके पास जो है, ये देखिए ना, ये चार्ज इनक्लोज कर रहे हैं, दिस इज लेट्स सपोज इक्वल टू Q विच इज नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है, तो अगर चार्ज इनक्लोज नॉन जीरो है तो फ्लक्स आपके पास नॉन जीरो होगा, और अगर फ्लक्स आपके पास नॉन जीरो है ई बी आपके पास नॉन जीरो होगा। तो ये बात याद रखें। मैं यहां पर फिर ये पॉइंट लिख लेता हूं, ठीक है, मैं फिर ये पॉइंट लिख लेता हूं कि किसी भी इंटरनल पॉइंट पे या सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है, ठीक है। और ये भी याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड, अगर मैं यही एग्जांपल लूं, it will be equal to kq divided by r square which will be not equal to 0। ये आपके पास आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, मैं इसके साथ लिख लेता हूं, आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, ठीक है, आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेल मैंने यहां पर लिया है, स्फेरिकल शेल मैंने यहां पर लिया हुआ है इस डायग्राम में, ठीक है। तो आउटसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो होगा, और यहां पर ये क्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। लेट क्यू इज द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो आप यहां पर देख सकते हैं के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, और होर से आप लोग सुने, मैंने तो आपको ये बता दिया कि इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो, ये इंटरनल पॉइंट पे इनसाइड, ठीक है, आर सरफेस पे, आर सरफेस पे, ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है, लेकिन चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो होगा, ठीक है। किसी भी चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो होगा। तो ये चूंकि मैंने स्फेरिकल शेल लिया है, ठीक है, तो के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आर आपके पास क्या है? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर शेल, ये आर है आपके पास। चार्ज कंडक्टर स्फेरिकल शेल के सेंटर से इस पॉइंट पी तक डिस्टेंस है आर, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, अगर आप इस इक्वेशन को देख लें, ये इक्वेशन क्लियर कट आपको बता रहा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो है वो नॉन जीरो है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर आपके पास नहीं है। और ये क्यों, किस चीज की इक्वेशन आपने पहले भी देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये इक्वेशन मुझे क्या बता रहा है? ये इक्वेशन मुझे बता रहा है कि आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, outside a charge conductor the distribution of charges behave like a point charges। देखिए आपके बुक में दो शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, दो तीन शॉर्ट क्वेश्चंस है, दो शॉर्ट क्वेश्चंस है। उस शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, विच इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेसिकली। एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर स्फेरिकल शेल के वो कौन से पॉइंट होता है जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पॉइंट चार्जेस का बिहेव नहीं कर रहा। तो वो इंटरनल पॉइंट है या सरफेस पे पॉइंट्स है, वो पॉइंट चार्जेस का बिहेव नहीं करता फॉर इंटरनल पॉइंट, मींस फॉर इनसाइड पॉइंट्स इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। और किस पॉइंट्स के लिए? आउटसाइड पॉइंट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वो एक पॉइंट चार्जेस का बिहेव कर रहे कि नहीं कह रहा? तो यस, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ये इक्वेशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं। और याद रखिए जो इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे है आपके पास। ये किस डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है। सो आर इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर स्फीयर, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए पॉइंट चार्जेस का बिहेव कर रहा है। और इसके एक और मतलब भी बनता है, ठीक है, कि देखिए यहां पर तो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये आर डिस्टेंस तो सेंटर से हमने लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज लाई एट द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर शेल। वो इक्वेशन पॉइंट चार्ज का है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे
अगर वो हम हटाएं और इस सेंटर पे हम उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर हम एक चार्ज सेंटर पे रख लें, ठीक है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज. इस पॉइंट पे इफेक्ट इस क्यू चार्ज का और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का सेम होगा. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन. ओके, नाउ सेकंड एप्लीकेशन ऑफ Gauss's law, the electric field intensity due to infinite sheet of charges. हमारे पास एक शीट है और उस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, नेग्लिजिबल स्मॉल थिकनेस एंड इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, लेंथ आपके पास है वो इनफाइनाइट है. ये रिलेटिव टर्म है, रिमेंबर रिलेटिव टर्म का मतलब आपके पास ये होता है कि देखिए मैं इसका एक पेज ले लेता हूं, ये एक पेज है, तो आप इसका लेंथ देखिए वो बहुत ज्यादा लार्ज है और इसके थिकनेस को आप देखिए नेग्लिजिबल स्मॉल है, तो मैं कह सकता हूं द लेंथ इज इनफाइनाइट एज कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ दिस शीट, ठीक है. सो इनफाइनाइट का मतलब आपके पास ये होता है वो बच्चों वाला इनफाइनाइट नहीं कि जिसकी कोई हद ना हो, ये रिलेटिव टर्म है. थिकनेस नेग्लिजिबल स्मॉल होते हैं और लेंथ लार्ज होता है. द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस शीट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, फर्क सिर्फ आपके पास ये होगा, ठीक है. तो इनफाइनाइट शीट की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूनिफॉर्म गॉसियन सिलेंडर को बना लेते हैं, यूनिफॉर्म गॉसियन सिलेंडर को बना लेते हैं, ठीक है. ये आपके पास यूनिफॉर्म गॉसियन सिलेंडर है जिसका लेंथ आपके पास जो है वो 2r है, ठीक है. लेंथ आपके पास L जो है दिस इज इक्वल टू 2r, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट. ये आपके पास एक पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस पे है फ्रॉम द शीट, ये आपके पास पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस पे है फ्रॉम द शीट, ठीक है. तो थिकनेस नेग्लिजिबल स्मॉल है, तो अगर लेंथ आपके पास सिलेंडर का 2r है, ठीक है, तो आपके पास जो है हाफ साइड पे r और हाफ साइड पे r डिस्टेंस पे सिलेंडर आपके पास होगा, ठीक है. Gauss's law को यूज करके सॉल्यूशन आपने सेकेंड ईयर में किया, ठीक है, तो उसी सॉल्यूशन से हमारे पास आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं, ठीक है. और ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों साइड पे आपके पास होता है. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया मैंने इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है. दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है. तो अगर मैं यहां पर इसको पुट कर लूं तो ये आपके पास बन जाएगा इक्वल टू Q डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है. ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. अगर शीट के इर्द गिर्द कोई मीडियम हो तो फिर यहां पर मैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम को पुट करूंगा एक्सेप्ट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है. या इसको मैं लिख सकता हूं रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं अगर शीट के इर्द गिर्द कोई डाई इलेक्ट्रिक हो या इंसुलेटर हो. अच्छा, अब यहां पर मैंने लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये इक्वेशन आपको क्या बता रहे हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है. तो E आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज, और E आपके पास है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ अ शीट. तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा. क्यों? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब आपके पास ये होता है कि लेट्स सपोज मैं इसके यूनिट एरिया पे चार्जेस देख रहा हूं 1 कूलम है और इसी जितना दूसरा शीट है उसके यूनिट एरिया पे चार्जेस 2 कूलम है, 3 कूलम है, मतलब 1 कूलम से ज्यादा है. तो फिर इसका चार्ज डेंसिटी जहां पर सरफेस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका ज्यादा होगा जिस पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया ज्यादा हो. और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया ज्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करते हैं? चार्जेस ही प्रोड्यूस करते हैं ना. तो ज्यादा चार्जेस मींस मोर स्ट्रेंथ,
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, मींस मोर सरफेस चार्ज डेंसिटी, मोर चार्जेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कम सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, मींस स्मॉल चार्जेस, मींस स्मॉल चार्जेस, ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर मीडियम हो तो फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी। अगर शीट के इर्द गिर्द कोई मीडियम हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी। ज्यादा परमिटिविटी होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ही ज्यादा वीक कर जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, लेट्स सपोज एक शीट था, उसके इर्द गिर्द वैक्यूम था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई था उस शीट की वजह से। अगर उस शीट के इर्द गिर्द हम एक मीडियम रख लें जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 100 था, तो फिर उस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो अगर शीट के इर्द गिर्द आप कोई मीडियम रख लें, ठीक है, शीट के इर्द गिर्द अगर आप कोई मीडियम रख लें और उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 100 था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजेस 100 टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि लेट्स सपोज एक शीट था, उस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ई था। ठीक है, और उस शीट के इर्द गिर्द मीडियम पड़ा हुआ था जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 100 था। अब अगर उस मीडियम को हम हटा दें, अगर उस मीडियम को हम हटा दें, तो फिर उस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? जब आप मीडियम को हटा देते हैं, ठीक है, जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 100 था, अगर आप उसको हटा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इंक्रीजेस 100 टाइम्स। तो अगर पहले ई था, अब 100 ई आपके पास होगा। ठीक है, इसके मुताबिक से आप इसको डील कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म शीट, आपके पास इक्वेशन ये है। और दूसरी बात ये याद रखिए कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है? अगर आपसे कोई पूछे, बिकॉज चार्जेस आर यूनिफॉर्म, बिकॉज चार्जेस आर यूनिफॉर्म, चार्जेस आपके पास यूनिफॉर्म है इसलिए। ठीक है, चार्जेस चूंकि यूनिफॉर्म है तो इसीलिए आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यूनिफॉर्म होगा। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये हम जो बात करते हैं कि चार्ज आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो क्या होगा? जो यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा शीट के बेस पे। अगर मैं नेगेटिव चार्जेस को लूं, इफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव, अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास होगा। ठीक है, अगर ये आपके पास शीट है और इस पे चार्जेस नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ आप सिर्फ नेगेटिव लगा लेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अगर मैं एक मॉडल एमसीक्यू बनाऊं कि मॉडल एमसीक्यू 2 points distances from uniform charge sheet. 2 point distances from uniform charge sheet are in ratio
of 1:4. Then ratio of electric field intensity. Then ratio of electric field intensities, then ratio of electric field intensities at those two points will be dash. A option 1:4 था आपके पास, तो 1:4. बी ऑप्शन आपके पास 16:1. सी ऑप्शन 4:1 एंड डी ऑप्शन 1:1. ठीक है, 1:1 आपके पास बन जाएगा. आप थोड़ी सी एमसीक्यू को देखें. 2 point distances from uniform charge sheet, this is sheet, are in ratio of 1:4. Then a ratio of electric field intensities at those 2 points will be. तो उन 2 points पे electric field intensities का रेशियो आपके पास क्या होगा. आप अगर यहां पर देखें तो मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म चार्ज, और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि चार्ज यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा. और अगर आप लोगों को याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने आपको यह बताया था कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर से इंडिपेंडेंट होगा. उम्मीद है आपको याद होगा. अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर से इंडिपेंडेंट होता है. तो अगर आर से इंडिपेंडेंट होता है तो याद रखे यूनिफॉर्म शीट से किसी भी डिस्टेंस पे आप कोई भी पॉइंट ले ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास क्या होगा, सेम होगा. तो आपके पास जो आंसर आएगा 1:1 विल बी द आंसर. 1:1 आपके पास आंसर होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है. ठीक है. अच्छा, तो ये आपके पास जो है एक मॉडल एमसीक्यू था. अगर मैं वेक्टर फॉर्म लूं, E is equal to sigma divided by 2 epsilon naught, वेक्टर फॉर्म अगर मैं इसका लिखना चाहूं तो E आपके पास जो होगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R यूनिट वेक्टर. E is equal to सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R यूनिट वेक्टर. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग अ पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या होता है, ठीक है, ये इस तरह होता है. ये आपके पास R वेक्टर है तो ये आपके पास इसका यूनिट वेक्टर होगा. और कुछ बुक्स में इसको इस तरह भी लिखा गया है E is equal to सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि E is normal to the surface. E आपके पास जो है दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस. अगर ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हो, ठीक है, और बोथ का ऑप्शन ना हो तो फिर आप इसको प्रेफर किया करें, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल, और नॉर्मल सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो है दिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. तो ये आपके पास था सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ Gauss's law. Okay, now third application of Gauss's law, electric field intensity between two oppositely charged plates. Applications में दो applications पहले हम डिस्कस कर चुके थे और ये थर्ड है. इसमें ज़रूरी बात है जो होती है MCQs के लिहाज से यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, और यूनिफॉर्म कब होगा वगैरह वगैरह. ये इसमें से ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं. सेकेंड ईयर कोर्स में ज़्यादातर मैथमेटिकल इक्वेशंस है, तो मैथमेटिकल इक्वेशंस से ही आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं. जो थ्योरेटिकल चीज़ें वो भी मैं उसके साथ साथ आपको बता रहा हूँ. तो देखिए, अगर ये आपके पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हो, ये ए प्लेट, ठीक है, ये आपके पास ए प्लेट, ये आपके पास बी प्लेट. ए प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए और बी प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी आपके पास होगा. यहां पर हमने देख लिया
कि सरफेस चार्ज डेंसिटी A इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी B, दिस इज इक्वल टू अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या है, सेम है। इसका मतलब आपके पास ये बनता है। तो इसका मतलब ये होगा कि बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म होगा। तो देखिए सोल्यूशन गास ला से ही है, ठीक है। सोल्यूशन टेस्ट क्लासेस हम नहीं करते, डायरेक्टली इक्वेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी और परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर दो प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम ना हो, वैक्यूम हो, तो फिर तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स only depends upon surface charge density, only depends upon the surface charge density। और surface charge density आपके पास जो है that is the magnitude of charge per unit area, ठीक है, और epsilon naught। तो आप यहां से देख सकते हैं E आपके पास जो है this is directly proportional to the surface charge density। मैंने पहले भी आपको बताया कि surface charge density ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा more charges। और आपको पता है कि फील्ड का कास्ट क्या होता है, चार्ज ही होते हैं ना, तो ज्यादा फील्ड होगा, स्ट्रेंथ, ये फील्ड स्ट्रेंथ ही इंक्रीज होगा। ये हमें यही बता रहे हैं। मैं इसको फिर स्प्लिट कर सकता हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज, ठीक है, एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है कि चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होता है, ठीक है। अगर मीडियम हो बिटवीन द टू प्लेट्स तो फिर इप्सिलॉन नॉट की बजाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपके पास आ जाएगा। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को फिर हम लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स इप्सिलॉन नॉट, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी। अब मैं आपसे वही क्वेश्चन कर सकता हूं, बल्कि मैं लिख लूंगा, ठीक है, एक एमसीक्यू में लिख लूंगा जिस तरह फर्स्ट में भी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज E. Electric field intensity between two oppositely charged plates is a E, where medium of relative permittivity, ठीक है, where medium of relative permittivity 50 is put, या 50 present between plates, what will be electric field intensity between two plates when medium remove, हम मीडियम को रिमूव करें। ए ऑप्शन E, बी ऑप्शन E डिवाइड बाई 50, सी ऑप्शन 50E एंड डी ऑप्शन 2500E, ठीक है। आपके पास आंसर जो है क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज E, where medium of relative permittivity 50 present between plates. What will be electric field intensity between two plates when medium remove? अगर medium को हम remove करें तो A ऑप्शन E, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E, ठीक है। B ऑप्शन E डिवाइड बाई 50, C ऑप्शन 50E, D ऑप्शन
2500 E। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा? ठीक है, तो देखिए, अगर मीडियम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E था और हम मीडियम को रिमूव करें, तो याद रखिए मीडियम के रिमूव करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो कितना टाइम इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना टाइम इंक्रीज होगा? तो याद रखिए अगर मीडियम 50 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इंक्रीजेस 50 टाइम्स। ठीक है, अगर रिलेटिव परमिटिविटी 100 था और आप रिमूव करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 100 टाइम इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब आपके पास जो आंसर होगा 50 E आपके पास होगा अगर आप मीडियम को रिमूव करें। और अगर मैं इसको उल्टा करूं कि दो प्लेट्स अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E था और अगर हम मीडियम रख ले, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज 50, तो फिर 50 टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके पास डिक्रीज होगा, इंक्रीज आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू। अगर आप इस टॉपिक में देख लें, हमने सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा और हमने टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया। तो आपने देखे अगर हम सिंगल शीट की बात करें, सिंगल शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर टू अपोजिटली चार्ज प्लेट हो, चार्ज प्लेट्स हो, अगर टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आपके पास है। ये सिंगल शीट S और ये टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स TO। S मीन सिंगल शीट, TO टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो आप अगर देखें इसमें भी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ फर्क आपके पास 2 का है। सिर्फ फर्क आपके पास क्या है? 2 का। तो अगर आप लोग देखें, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, ETO is equal to 2 times of sigma डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये आपके पास बन जाएगा 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ E सिंगल शीट, बल्कि मैं सिर्फ S लिख लूंगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स is equal to 2 times of electric field intensity due to a single sheet, due to a single sheet। और obviously 2 oppositely में 2 प्लेट्स फोर्स लगा रहे हैं, दोनों चार्ज है, और सिंगल में 1 प्लेट है। तो याद रखे 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो डबल होगा। ठीक है, या इस तरह भी मैं लिख सकता हूं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स टू द सिंगल plate is equal to 2 or 2 ratio 1. Electric field intensity between 2 oppositely charged plates will be equal to 2 times of electric field intensity due to a single sheet. ठीक है, एक सिंगल शीट है, दूसरी जगह पर 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है। तो 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स जो है, 2 प्लेट्स टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा और एक जगह पर एक सिंगल शीट टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो 2 बंदे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो डबल फोर्स होगा ना। तो इस तरह 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है तो फोर्स भी वो ज्यादा लगाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, इसमें से ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब इसमें एक एमसीक्यू में बना लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to single sheet, due to single charge sheet is, मैं लिख लेता हूं Z। Electric field intensity due to single charge sheet is a Z. What will be electric field
intensity between two oppositely charged plates, having same charge density, ठीक है, मैं ए ऑप्शन लिख लूंगा Z, बी ऑप्शन 2Z, सी ऑप्शन Z डिवाइड बाई 2 एंड Z ऑप्शन 4Z। ठीक है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को देख लें। सिंगल चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Z था, तो फिर दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान ऑफ सेम चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो मैंने कुछ देर पहले आपको बता दिया कि अगर सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो, तो टू अपोजिटली चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि दो शीट्स पर उस पॉइंट पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो है वो 2Z होगा। इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह भी पूछ सकता हूं आपसे कि एक शीट है और उस एक शीट की वजह से पॉजिटिवली चार्ज शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E था। अगर मैं उसके करीब एक दूसरा शीट ले आऊं बट अपोजिटली चार्ज शीट ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो फिर दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्ड्स मैंने चेंज किए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक शीट था, पॉजिटिवली चार्ज था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास है वो E था। अगर मैं उसी चार्ज डेंसिटी वाला नेगेटिव चार्ज प्लेट उसके करीब ले आऊं, then what will be the electric field intensity between those two opposite plates? वही क्वेश्चन है, 2E आपके पास बन जाएगा। मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E था। ठीक है, चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट्स पे सेम था। अगर मैं एक शीट को हटा दूं तो सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो अगर आपने एक शीट हटा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस किस्म के टेक्निकल क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट वाला एमसीक्यू मैंने बना लिया। दो शीट्स थे, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स थे, उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E था। अगर मैं एक शीट को रिमूव करूं, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो फिर आपके पास हाफ हो जाएगा। एक शीट था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E था, मैं अपोजिटली चार्ज प्लेट उसके करीब ले आऊं, ठीक है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स? तो 2E बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखें, ये आपके पास इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इन द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ ले, जो कंसेप्ट्स है आप उससे सीख ले। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा जनरल डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज एक्सेलरेशन का करूंगा, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।